अब हम आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्लास 10th की इंग्लिश से हम लेसन 2 कर रहे हैं, द थीव्स स्टोरी। तो इसको भी शुरू करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ वही हम मेन बात करेंगे कि समरी हम कैसे लिखने की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर बॉक्स में जो मेजर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मेजर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसको अभी हमने देखा, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है द अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट्स हिम completely and employs him. Does this boy betray his trust? तो ये एक बच्चे की कहानी है जो कि अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उसको काम भी दे देता है, अपने एम्प्लॉयज़ हिम मतलब उसको नौकरी देता है। तो क्या वो लड़का अनिल के भरोसे को तोड़ता है? बिट्रेज का मतलब धोखा देना, तोड़ना। क्या उसके विश्वास को तोड़ता है? तो ये इसी के इर्द गिर्द ये कहानी चलेगी। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये अनिल की और किसी एक और लड़के की कहानी है, जिसमें भरोसे की बात है, भरोसा बचता है या टूटता है उसके प्रोसेस की कहानी। तो बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे, इसके इर्द गिर्द की कहानी आपको खुद ब खुद आती जाएगी, समरी आपको इसी के इर्द गिर्द लिखनी होगी। अब आते हैं स्टोरी पे, द थीफ स्टोरी। इसका मतलब एक चोर की कहानी। तो यानी इस कहानी में एक किरदार ऐसा है जो कि चोर है, जो कि चोरी करने के लिए उत्सुक होगा। ठीक है, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड 1934 में इंडिया में पैदा हुए थे। वो ब्रिटिश डिसेंट के थे, यानी उनके माँ या बाप में से कोई ब्रिटेन से था, ब्रिटिश थे वो, लेकिन इंडिया में ही पैदा हुए थे और इंडिया में ही अभी भी मसूरी में रहते थे। ठीक है, और इन्होंने चिल्ड्रन लिटरेचर, बच्चों के साहित्य पे बहुत बड़ा काम किया है। इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण अभी 2014 में। इनकी सबसे मशहूर किताब आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा 1990s में, लेट 1990s में छपी थी, बहुत मशहूर किताब हुई थी। तो रस्किन बॉन्ड बेसिकली बच्चों का साहित्य लिखते हैं और ये नेचर से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी लिखते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हों, उनके लिए कुछ सीख हो, या वास्तविक ज़िंदगी से मिलती जुलती कहानियाँ लिखते हैं। रस्किन बॉन्ड के बारे में एक कहानी शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ कि उनका पर्सपेक्टिव बहुत यूनिक रहता है। एक ही कहानी में कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, और उनके जो हेडिंग्स हैं, उनके हेडिंग्स, उनकी कहानियाँ जो भी पढ़ता है वो उनमें से अलग अलग शिक्षाएँ लेके जा सकता है। जैसे ये स्टोरी है द थीफ स्टोरी, आप लास्ट तक स्टोरी को पढ़ते पढ़ते स्टोरी के कई सारे टाइटल्स बना सकते हैं, जैसे द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन चेंजेस अ मैन। ये सारे कई सारे टाइटल्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की शिक्षाएं हैं। लेकिन रस्किन बॉन्ड ने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका नाम द थीफ स्टोरी रखा है। तो आइए स्टोरी पे आते हैं। तो अब हम पहले ये समझ चुके हैं इस बॉक्स से, जो समरी के लिए मैंने बताया था, कि एक बच्चे की कहानी है जो कि अनिल से मिलता है, अनिल उसको नौकरी देता है। अब ये देखना है कि आगे की कहानी कहाँ ले जाती है। वो लड़का अनिल का भरोसा तोड़ता है या उसके साथ रहता है, या क्या उतार चढ़ाव आते हैं पूरी कहानी में। तो ये पढ़ने से पहले कुछ सवाल दिए गए हैं। वो हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इसमें आई किसके लिए कहा गया, ये पढ़ने के बाद आप ये सारे इसके आंसर खुद ब खुद जान जाएंगे। वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो ये अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड जब इस चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो किस तरीके से उपयोग किया गया है इस फ्रेज़ का, फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ठीक है, तो ये देखेंगे हम, तो हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो वो अनिल के लिए काम करने के बाद क्या वापस में पाता है, यानी पगार या सैलरी पाता है या काइंड्स में पाता है, वो क्या चीज़ पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ के जान जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अ थीफ स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यानी एक सफल हाथ था। तो पहले बोल रहा है, जो ये कहानी कह रहा है वो ये बता रहा है कि मैं तब भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, यानी अनिल से जिस दौरान मिला था उस दौरान ये चोरियां करता था। और चूंकि सिर्फ 15 साल का था, कह रहा है कि मैं, हालांकि मैं 15 साल का था, एंड दो मतलब हालांकि, और हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, मैं काफ़ी सक्सेसफुल हैंड था, मतलब आई वॉज एक्सपीरियंस्ड, यानी काफ़ी पहले से चोरियां कर रहा था। ये एक्सपीरियंस तभी आता है ना जब आप काफ़ी नंबर ऑफ थेफ्ट को अंजाम दें, नंबर ऑफ चोरियां आपकी ज़्यादा हों,
या काफ़ी समय से काम कर रहे हों, तो काफ़ी एक्सपीरियंस था 15 साल की उम्र में ही, और अ वेरी सक्सेसफुल हैंड, उसका हाथ काफ़ी कुशल था। तो चोर का हाथ अगर कुशल होगा तो ज़्यादा क्या करेगा, चोरी करेगा। तो सक्सेसफुल हैंड वाली बात समझ में आ गई ना। अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड किसके लिए यूज़ किया गया है? दैट ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एट थेफ्ट, राइट? Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. तो अनिल के बारे में अब ये डिस्क्राइब करा कि अनिल कैसा था। अनिल 25 साल का था, लंबा दुबला पतला आदमी था, जो कि एक साधारण आदमी था अनिल, जो कि इजी गोइंग था। वो ज़्यादा चीज़ों की टेंशन, इजी गोइंग का मतलब होता है सामान्य चाल से। तो ये इजी गोइंग आदमी की बात हो रही थी। इजी गोइंग से समझ गए ना, हर चीज़ को आसानी से लेने वाला, साधारण हाल चाल का, साधारण चाल चलन का आदमी था। और ऐसा ही आदमी वो ढूंढ रहा था। ऑलराइट, कौन ढूंढ रहा था? ये जो चोर था, जो आई लिख रहा है। आई के बारे में भी हम आगे देखेंगे। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो उसके बाद उसने कहा कि आप एक रेसलर की तरह दिखते हैं, आप एक पहलवान की तरह दिखते हैं। कुश्ती देख रहे थे ना वो। और आगे बोलता है, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और ये उससे, अनिल से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि वहीं उसका चोरी का प्लान निकला वही था, तो दोस्ती तो करनी थी उसकी, उसका कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था ना। तो फ्लैटरी, चापलूसी, फ्लैटरी का मतलब चापलूसी। तो बोलता है थोड़ी बहुत चापलूसी मित्रता करने के लिए अच्छी रहती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। तो उसने जवाब वापस दिया, तुम भी दिखते हो ऐसे पहलवान जैसे। तो ये बात उसने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उस समय वो बहुत दुबला पतला था। तो इस बात ने उसको ऑफ बैलेंस कर दिया। ऑफ बैलेंस का मतलब उसकी समझ में नहीं आया कि वो इसका जवाब क्या दे। अगर आप किसी से कहें कि आप पहलवान लगते हैं और आप बहुत दुबले पतले हैं, वो आपको भी कह दे हाँ आप भी लगते हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा ना कि आदमी मजाक उड़ा रहा है या सही बोल रहा है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मॉडेस्टली का मतलब होता है घमंड ना करते हुए। तो उसने कहा, उसने ये दिखाया कि वो इस बात पे घमंड नहीं कर रहा, और बोला कि हाँ मैं कभी कभी मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? फिर अनिल ने उसका नाम पूछा। हरी सिंह। उसने अपना नाम बताया, हरी सिंह। आई लाइड, और ये गलत नाम है। तो जो आई जिसके लिए यूज़ किया गया है वो हरी सिंह भी उसका नाम नहीं है, वो नैरेटर आएगा। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। था तो ये चोर ही, तो पुलिस से बचना था, कहीं जाके अपनी नौकरी लेता था, वहाँ से चोरी करके भाग लेता था। तो एम्प्लॉयर भी ढूंढता होगा, पुलिस भी ढूंढती होगी, तो सबसे बचने के लिए हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता था ये। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say and Anil walked away. I followed casually. तो इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस जान पहचान के बाद, अनिल ने उन बहुत तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात करना शुरू किया, जो कि ग्रंटिंग मतलब हुंकार भर रहे थे, एक दूसरे को उठा के इधर उधर फेंक रहे थे। फिर अनिल आगे बढ़ गया, और ये भी उसके साथ, आई फॉलोड कैजुअली, धीरे धीरे ये भी उसके साथ आगे बढ़ गया। हेलो अगेन, ही सेड। उसने फिर कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो जब आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, जब आप किसी के गुड बुक्स में आना चाहते हैं, तो उसके आप अगल बगल खड़े हुए अच्छी सी शक्ल बनाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए ये लिखा हुआ है अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। अब आगे मेन बात सामने आ गई, मेन मुद्दा सामने आ गया। फिर वो हरी सिंह जिसने नाम बताया था अपना, उसने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड। तो उसके बाद हरी सिंह, देखते हैं अनिल ने क्या जवाब दिया। बट आई कांट पे यू। अनिल ने कहा लेकिन मैं तुम्हारा भुगतान नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पेमेंट, पगार नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो ये बात सुन के वो हैरान हो गया। उसने सोचा कि मैं गलत आदमी के पास तो नहीं आ गया, मतलब ये तो आया था उसके पास नौकरी करने, और उसके पास पैसे वाला समझ के आया होगा ना, ताकि आगे चोरी कर सकता है वो। फिर उसने थोड़ी देर सोचा कि गलत तो नहीं सोच लिया मैंने। फिर उसके बाद उसने पूछा खाना खिला सकते हो मुझे, कैन यू फीड मी। तो अनिल ने वापस पूछा कैन यू कुक, तुम खाना बना सकते हो क्या। तो इसने कहा आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो इसने कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ, और ये बात भी झूठ थी, वो खाना नहीं बना सकता था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने कहा अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night
must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. तो उस रात जो उसने खाना बनाया उसके बाद उसको घर ले गया, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका ठिकाना होगा, रहने का घर होगा, तो ऊपर ले गया और बालकनी में सोने को बोला। और उस रात जो उसने खाना बनाया वो अनिल ने स्ट्रे डॉग, गली के कुत्ते को दे दिया। तो कह रहा है कि इसका मतलब खाना अच्छा तो होगा नहीं, और फेंक कुत्ते को दे के इसको बोला ठीक है अब तुम भी जाके सो जाओ। ये जो हरी सिंह जिसने अपना नाम बताया था उसको बोला कि तुम जाके सो जाओ बालकनी में। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही couldn't help laughing। लेकिन ये भी जाने वाला नहीं था। इसको जाने को बोल दिया कि अब तुमने खाना बना लिया, खाना इसने फेंक दिया, बोला तुम जाओ, लेकिन वहाँ से गया नहीं, वहीं खड़ा रहा और हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, क्योंकि ये तो दृढ़ निश्चय करके आया था ना कि इससे दोस्ती करेगा। इसका तो लंबा प्लान था, लंबा खेल खेल रहा था, ये चोरी वोरी वाला प्लानिंग कर रहा था अपनी। Later, he patted me on the head and said, never mind, he'd teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो लेटर ही पैटेड, पैटेड का मतलब होता है हल्के से सर पे ठोंकना, उसको कहते हैं पैटेड। पैट करते हैं पीछे शरीर, सर पे, पीठ पे हल्का सा जो चपत लगाना जिसको कहते हैं, उसका मतलब पैटेड होता है। इंग्लिश में उसको पैटेड कहते हैं। ऑलराइट, तो उसने उसके सर पे चपत लगाई, पैटेड ऑन द हेड, और उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और उसने उसको नाम लिखना भी सिखाया, और ये भी बोला कि आगे चल के तुम्हें पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा। तो काफ़ी चीज़ें उसको फ़ायदा मिल रही थी, और नंबर जोड़ घटाना, यानी उसको पढ़ाना कह रहे उसको, उसने कहा कि तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। नाम लिखना तो सिखा ही दिया था उसने। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब शुक्रिया, शुक्रिया करने को बीइंग ग्रेटफुल कहते हैं। उसका धन्यवाद मतलब मन से उसके लिए कृतज्ञ होना। ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ होना। तो हरी सिंह जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया था वो उसके लिए कृतज्ञ था। किसके लिए? इतना सब कुछ सिखा रहा था ना उसको। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो कह रहा है कि अगर एक बार मैं लिखने लगूं पढ़े लिखे आदमी की तरह, इफ़ आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, तो उसके लिए ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होगी, वो बहुत तरक्की कर सकता है। यानी एजुकेशन को वो बहुत हाई स्टीम में देखता था। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जो हरी सिंह, जो आई नरेटर है, जो बहुत अच्छी तरह समझता था। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन ही वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो कह रहा है अनिल के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा था उसको। क्वाइट प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब अच्छा लग रहा था, तो अच्छा अनुभव हो रहा था उसको। मैं सुबह चाय बनाता था, उसके बाद उसके लिए सामान वामान लेने जाता था, और कह रहा है कि दिन भर में जो सामान पैसे लेता होगा, सामान लाता होगा, तो उसमें ₹1 के लगभग वो बना लेता था, अपने ₹1 बचा लेता था इधर या उधर से। और कह रहा है कि इस बात को शायद अनिल जानता भी था, लेकिन इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करता था। ऊपर ईजी गोइंग लिखा है ना, तो कह रहा है कि ही डिड नॉट सीम टू माइंड। डिड नॉट सीम टू माइंड मतलब इस पे ज़्यादा गौर नहीं करना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जानता था लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जब आप किसी से दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं, किसी को काम पे रखता है, तो छोटी मोटी गलतियों को आप छोड़ देते हैं। ये संबंधों के बीच की का अनकहा सा नियम होता है। छोटी मोटी गलतियां आप लोगों की छोड़ते जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें वर्थ वाइल नहीं होती कि उनके कारण आप झगड़ा बढ़ाएं। इसको इजी गोइंग होना कहते हैं। ये सामाजिकता होती है एक तरह की। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब धक्के से समझ लीजिए, अगर हिंदी में कहें तो। यानी कभी कुछ काम करता था, कभी कुछ काम करता था, कभी थोड़ा पैसा बनाता था, कभी नहीं बनाता था। यानी पैसे का कोई रेगुलर इनकम नहीं था अनिल के पास। He would borrow 1 week, lend the next, he kept worrying about his next check। तो कह रहे कभी वो उधार मांगता था, कभी उसके पास इतने पैसे हो जाते थे कि वो लोगों को उधार दे भी देता था, और हमेशा चिंता में रहता था कि उसका अगला पैसा कहाँ से आएगा। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इजी गोइंग वाली बात याद है ना। और लेकिन जैसे ही पैसा आता था, जैसे ही चेक आता था, चेक का मतलब कहीं से पेमेंट आती थी, तो तुरंत बाहर जाता था और उसका सेलिब्रेशन, उसका उत्सव मनाता था। यही इजी गोइंग जो शुरू में लिखा है उसको अब यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। क्वेयर मतलब
क्वियर, QUEER, ये लिखा है ना, यूनिक या डिफरेंट। क्वियर का मतलब आप समझ लीजिएगा यूनिक या डिफरेंट। तो कह रहा है कि वो मैगजीन के लिए, ये जो हरी सिंह जिसने अपना नाम बताया था वो अनिल के बारे में समझा रहा है कि उसको क्या लगता था कि अनिल क्या करता था। तो कह रहा है वो मैगजीन के लिए लिखता था। क्वियर वे, बड़ा उसके लिए डिफरेंट था ना, वो तो चोरी वोरी करता था, पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसके लिए बड़ा अजीब सा रास्ता था, इसलिए ये इसको क्वियर वे लिख रहा है। ये किसके नज़रिए से लिखा जा रहा है? नैरेटर के नज़रिए से, जो कि एक चोर है। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. तो एक दिन वो कुछ पैसे लेके आया, जिसके बारे में उसने बताया कि उसने अपनी एक किताब बेची है एक पब्लिशर को, तो कुछ पैसे मिले होंगे। और उसने ये भी देखा कि वो मैट्रेस के नीचे, मैट्रेस क्या होता है जिस पे आप सोते हैं, गद्दा, गद्दे के नीचे उसको छुपाते हुए देखा था। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. तो कह रहा है कि मैं 1 महीने से अनिल के पास काम कर रहा था। माई लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क मतलब कौन सा उसका लाइन ऑफ वर्क था? चोरी। जैसे कोई इंजीनियर है, कोई पुल बना रहा है, तो उसका लाइन ऑफ वर्क क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे चोर का लाइन ऑफ वर्क क्या था? चोरी। वो तो वैसे चोरी के करने के लिए ही यहाँ नौकरी कर रहा था ना अनिल के पास, लेकिन उसका मेन काम चोरी था, तो उसका लाइन ऑफ वर्क था। तो कह रहा है मैं 1 महीने से अनिल के पास काम कर रहा था, लेकिन शॉपिंग में वो 1 रुपये की धांधली के अलावा अपने लाइन, अपने कार्य क्षेत्र में उसने कुछ किया नहीं था। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. और ये कह रहा है कि वो सिर्फ 1 रुपये वो चुराता था अपनी शॉपिंग के बीच में से, बोला कि लेकिन मैं वो कर कुछ भी सकता था। अनिल बहुत भरोसा करने वाला इंसान था, उसने उसको चाबी भी दे रखी थी दरवाजे की। तो कह रहा है कि मेरे पास दरवाजे की चाबी भी दे रखी है, और अनिल भरोसा करता ही है मुझ पर, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, तो कोई भी पैसे कहीं से भी लेके कभी भी निकल सकता है। और अनिल के बारे में बता रहा है, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट। कह रहा है वो अब तक जितने भी लोगों से मिला है उन सब में सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाले आदमियों में से भरोसा करने वाला आदमी है अनिल, सबसे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही वो कारण था कि जिससे वो कह रहा है कि उसको चोरी करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। क्यों? क्योंकि अनिल उस पर इतना भरोसा करता था। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो वो बता रहा है क्यों भरोसा करने वाले आदमी को चोरी करना के यहाँ चोरी करना मुश्किल होता है। क्योंकि एक लालची आदमी के यहाँ चोरी करोगे तो कह रहा है कि वो तो ही डिजर्व्स इट, मतलब वो अफोर्ड कर सकता है। एक लालची आदमी है, वो पैसे की महत्ता जानता है, वो पैसे की चोरी को अफोर्ड कर सकता है, वो पैसे के ऊपर ही दिन रात सोचता रहता है। लेकिन एक केयरलेस मैन को जो भरोसा करता है उसकी यहाँ चोरी भी कर लोगे तो कई बार तो ऐसा होगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई, उसको पैसे से कुछ ज़्यादा मतलब ही नहीं है। और कह रहा है कि यही बात की जिसके यहाँ चोरी की उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, यही बात कह रहे चोरी करने का सारा मज़ा ही ख़त्म कर देती है हरी सिंह के हिसाब से, जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया था, नैरेटर। Well, it's time I did some real work, I told myself. I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो अब इस हरी सिंह के दिमाग में क्या आ रहा था कि अब मुझे अपना ओरिजिनल काम करना चाहिए। अभी तो अनिल सिंह के यहाँ खाना वाना बना रहा था, उसका सामान लाता था अनिल के यहाँ। कह रहा है मुझे अपना असली काम कर लेना चाहिए, वो लाइन ऑफ वर्क वाली बात, काम कर लेना चाहिए, और आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। और वैसे भी अनिल के पास पैसा जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लेगा, सेलिब्रेट कर लेगा। और वैसे भी हरी सिंह को तो वो कुछ पैसे देता नहीं था, शुरू में बोला था ना आई कांट पे यू, तो अब तक उसको पैसे तो कुछ देता नहीं था। अब देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे उससे हमें क्या पता चलेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन का आई का पता चल गया ना, आई नैरेटर है, और वो तीनों क्वेश्चन थे, ये क्या थे हमारे तीनों क्वेश्चन शुरू के, वो देख लेते हैं। अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी एक कामयाब कुशल हाथ था किस क्षेत्र में, यानी कि थेफ्ट करने में उसका हाथ बहुत कुशल था, इस बारे में है।
व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क? उसके रिटर्न में क्या मिलता है उसको? पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन क्या मिलता है उसको? उसका नाम लिखना आता है, उसको नंबर्स ऐड करना सिखाता है, होल सेंटेंसेस लिखाने की बात करता है, उसको खाना देता है। ये सारी चीज़ें उसको काम के बदले में मिलती हैं। अब देखिए आगे जो पढ़ेंगे उससे हमें इन चीज़ों का पता चलेगा। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? यानी आगे चोरी होती है, तो उस चोरी से तुम्हें क्या लगता है कि अनिल, उस जो हरि सिंह ने अपना नाम बताया है, वो क्या सोचता है कि अनिल कैसा रिएक्ट करेगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब वो चोरी कर लेगा? तो व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? तो वो और क्या बताता है कि लोगों के रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं जब वो उनके हाथ चोरी हो जाती है? तो जैसे ग्रीडी मैन का बताया था, तो वो रिएक्शन नहीं बताया था, वो तो कह रहा था कि ग्रीडी मैन वो रॉब करने का वो उसको अफोर्ड कर सकता है, और केयरलेस मैन कैसे रिएक्ट करता है? ही वुडंट इवन केयर फॉर इट। तो आगे और क्या क्या बताया है कि अलग अलग तरीके के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? तो आपको क्या लगता है, क्या अनिल को पता चल गया था कि वो उसके यहाँ चोरी हो गई है? आइए देखते हैं। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो अनिल सोया हुआ था। अब बीम मतलब रे होती है, तो मूनलाइट की, चंद्रमा की रोशनी की एक बीम उसके बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सैट अपॉन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। तो फ्लोर पे उठ के बैठ गया था ये हरि सिंह। अब इसका चोरी करने का पूरा मूड बन चुका था। इस अपनी परिस्थिति को देखते हुए वो फ्लोर पे बैठ गया। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine was mostly scars. तो अब ये आगे की बात बता रहा है। अब चोरी करने का उसका प्लान बन चुका था। अब उस समय की घटना है जब वो चोरी करने वाला था। वो कह रहा है कि अनिल बड़ी शांति से सोया हुआ था, उसके चेहरे पे कोई रेखाएं नहीं थी। अनिल का फेस डिस्क्राइब कर रहा है और अपने चेहरे के बारे में बता रहा है कि उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान थे। हालांकि ज़्यादातर वो लाइनें नहीं थी, वो स्कार्स थे। चोट लगी होगी, चोरों के साथ अलग अलग चीज़ें होती रहती होंगी, या उसके साथ और भी घटनाएं घटी होंगी। और ये सोच रहा था चोरी करके वो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लेगा। तो उसकी ये तैयारी थी कि चोरी करके लखनऊ एक्सप्रेस रात में जाके पकड़ लेगा और वहाँ से भाग जाएगा। तो उसका मोडस ऑपरेंडी, उसका काम करने का तरीका बहुत ये सही था। किसी के यहाँ नौकरी करो, जब वो पैसे लाए तो किसी एक दिन पैसे पाके लेके और वहाँ से चंपत हो जाओ। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो फिर उसने अपना हाथ घुसाया। स्लिड मतलब घुसाना, सरकाना, ठीक है। अपना हाथ घुसाया मैट्रेस के अंदर, पैसे ढूंढ रहा था, पैसे मिल गए। उसको धीरे बिना आवाज़ किए आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड। ड्रीव मतलब बाहर निकालना, ड्रीव देम आउट बाहर निकालना, बिना आवाज़ किए बाहर निकाला। उसी बीच अनिल ने गहरी सांस ली होगी। साइड, गहरी सांस लेना, ठीक है। तो अनिल ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ गया। रात को सोते सोते उसने करवट ले ली और स्टार्टल्ड, ही वॉज स्टार्टल्ड मतलब हरि सिंह जिसने अपना नाम बताया, आश्चर्यचकित हो जाना, घबराने वाला आश्चर्य। स्टार्टल मतलब चौंक जाना, ठीक है। तो ये चौंक गया। जब उसकी तरफ वो घूमा तो धीरे से, जल्दी से, जैसे ही चौंका वो धीरे से क्रॉल्ड, रेंग कर रूम के बाहर भाग गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes in my waist, held there by the string of my pajamas. तो अब सड़क पे निकल गया और सड़क पे जोरदार दौड़ लगा रहा था, वो भागे जा रहा था और अपनी कमर में उसने बांध लिया था अपने पजामे के नाड़े से नोट, सारे रुपए होंगे ना, उसको नोट्स लिखा हुआ है तो नोट्स को पजामे के नाड़े से बांधा हुआ था। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो उसने दौड़ते दौड़ते फिर धीरे धीरे चलने लगा और उसने नोट निकाल के गिने। 50-50 रुपए के मिला के 600 रुपये टोटल थे उसमें, यानी 50 रुपए के 12 नोट रहे होंगे। कह रहा है कि इतने पैसों में मैं एक अरब के तेल के सौदागर की तरह हफ्ते 2 हफ्ते की तरह अय्याशी वाली ज़िंदगी
जी सकता था वो, ये उसने इतना सब 600 रुपये में काउंट कर लिया। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. तो जैसे ही वो स्टेशन की तरफ सीधे भागा, उसको लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी थी, तो टिकट ऑफिस पे रुका नहीं। जब स्टेशन पे पहुंचा तो आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ बट डैश स्ट्रेट टू दी प्लेटफॉर्म। और क्यों नहीं टिकट काउंटर पे रुका? क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदी नहीं थी। काम चोरी का था, तो सारे उसके काम सीधे साधे तो थे नहीं, तो टिकट खरीदी नहीं, सीधे स्टेशन पे पहुंच गया, प्लेटफॉर्म पे। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. फिर वो प्लेटफॉर्म पे वहाँ से पहुँच गया था ना, टिकट तो लिया नहीं था वहाँ से, तब लखनऊ एक्सप्रेस निकल ही रही थी, मतलब अभी इतनी तेज़ नहीं हुई थी कि वो उस पर चढ़ ना सके। कैरेजेस तो कह रहा है हम किसी भी एक कैरेज में, बोगी को कैरेज कहते हैं, जो उसमें वैगन्स लगे होते हैं, अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। तो कह रहा है मैं किसी भी कैरेज में चढ़ सकता था। कह रहा है लेकिन पता नहीं क्यों वो किसी कैरेज में चढ़ा नहीं। अब उसने लिखना पढ़ना, एजुकेशन की, सभ्य आदमी के साथ जब आप रहते हैं तो आप में सभ्यता आने लगती है। ऐसा शायद, ऐसा हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो इसी कारण से शायद नहीं चढ़ा कि उसके पास टिकट थी नहीं, उसने टिकट कभी ख़रीदा नहीं था, इसलिए आदतन अभी भी नहीं ख़रीदा। लेकिन बिना टिकट में अब चढ़ना उसको शायद गंवारा नहीं लग रहा था, या उसके मन में दूसरी परेशानियां और चिंताएं चल रही थी। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके की चिंताएं चल रही हैं उसके मन में। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. तो जब ट्रेन चली गई, डेजर्टेड मतलब जहाँ कोई ना दिखाई दे, उस जगह को डेजर्टेड कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में कोई नहीं दिखाई देता, तो ऐसे ही किसी भी जगह पे अगर दूर दूर तक कोई ना दिखाई दे तो उसको डेजर्टेड कहते हैं। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. तो जब चली गई तो अपने आप को ये प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया इसने, वहाँ कोई और था ही नहीं। और कह रहा है कि अब वो रात उस कहाँ गुजारे, उसके पास तो उस शहर में कोई दोस्त भी नहीं था। और इसका वैसे भी मानना था कि दोस्तों से ज़्यादा प्रॉब्लम ही आती है, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। बोला दोस्तों से मदद कम होती है, परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसने कोई दोस्त बनाए भी नहीं थे। और कह रहा है कि लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित भी नहीं करना चाह रहा था कि रेलवे स्टेशन के आसपास किसी छोटे मोटे होटल में रहे। भाई इतने पैसे लेके कौन रहेगा? आज की डेट में 600 रुपये कम है। जिस समय की ये कहानी लिखी गई होगी उस समय 600 रुपये बहुत ज़्यादा थे। बोला है ना, 2 हफ्ते तक एक अरब शेख की तरह बिता सकता है, यानी 600 रुपयों की कीमत बहुत ज़्यादा रही होगी। तो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाह रहा था वो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो कह रहा है शहर में रात गुजारनी थी उसको, उसी शहर में था अभी जहाँ उसने चोरी की थी। बोला उस पूरे शहर में वो सिर्फ एक आदमी को जानता था, जिसको उसने जिसके यहाँ तो उसने चोरी कर ली थी। अब वो रात कहाँ बिताए? होटल में रहना नहीं चाहता था, सड़क पे घूम नहीं सकता था, दोस्त उसके कोई थे नहीं। अब देखो ये तो बड़ी मुसीबत होगी। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। तो स्टेशन छोड़ के धीरे धीरे वो बाज़ार की तरफ से आगे बढ़ने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. कह रहा है अपने छोटे से चोरी के कैरियर में, देखिए इसको कैरियर बता रहा है वो, चोर के लिए तो वो इसका कैरियर है। बोला अपने छोटे से कैरियर में उसने बहुत सारे लोगों की शक्लें पहचानी थी जब वो गुस्से में आते थे, जब उनके हाथ चोरी हो जाती थी। गुस्से में नहीं, जब उनके हाथ चोरी हो जाती थी उनकी शक्लें कैसी कैसी बनती थी। वो जो सवाल पूछा है ना ऊपर कि वो अलग अलग लोगों के बारे में क्या बता रहा है, व्हाट इज द डिटेल अबाउट डिफरेंट पीपल्स फेसेस व्हेन दे गेट रॉब्ड। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है वो वाला पार्ट, वो ध्यान से देखिएगा। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर। कह रहा है जो लालची आदमी है वो डर जाता है जब उसके यहाँ चोरी होती है, तो जो अमीर आदमी होता है उसको क्रोध आता है जब उसके यहाँ चोरी होती हो। ये इसका एक्सपीरियंस है, जिसने अपना हरी सिंह नैरेटर जो है उसका एक्सपीरियंस है अपना। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी उसको मान लेता है कि चलो यही मेरी किस्मत है। तो आप देख रहे एक्सपीरियंस आदमी तो था, इतनी सारी चीज़ें बता ले रहा है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ
सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अब अनिल के बारे में बता रहा है, कह रहा ना इजी गोइंग आदमी था, कह रहे लेकिन अनिल के फेस पे न फियर आएगा, न एक्सेप्टेंस आएगा और ना ही एंगर आएगा, उसके फेस पे सैडनेस आएगी। क्यों सैडनेस आएगी? पैसा खोया है इस कारण से भी नहीं, लेकिन उसका भरोसा टूटा है, इस कारण से वो दुख आएगा उसकी शक्ल पे। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and the light drizzle added to my discomfort. तो उसने अपने आप को बाजार से होकर जा रहा था, फिर मैदान में पाया, वहाँ एक बेंच पे बैठ गया। ठंडी रात थी, नवंबर का दिन था, ड्रिजल हो रही थी, यानी बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck on to my skin and the cold wind blew the rain across my face। और धीरे धीरे वो बूंदाबांदी में तेज़ बारिश होने लगी। हवा की वजह से सारी पूरा भीग चुका था बारिश में वो, और बारिश सीधे उसके मुंह पे आ रही थी, ठंडी हवा थी, तो सारे ठंड के इंतज़ाम हो गए थे, नवंबर की रातें थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर में जहाँ घड़ी घंटा घर में जाके बैठ गया वो। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प मतलब वेट, गीले। तो उसने वहाँ जाके घंटा घर में बैठा, नीचे उसके शेड में बैठा, बारिश हो रही थी ना, वहाँ बचने के लिए वहाँ जाके बैठ गया। उसने फिर पैसों को टटोला, वो भीग चुके थे, डैम्प वेट थे वो। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। तो अब सोच रहा है वहाँ बैठे बैठे घंटा घर में कि अनिल का जो पैसा था, हो सकता है सुबह सुबह में आज वो अगर चोरी नहीं करता तो अगले दिन 2-3 रुपये उसको देता कि जाके सिनेमा देख लो। बट नाउ आई हैड इट ऑल। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। कह रहा है लेकिन वो सुबह मुझे 2-3 रुपये देता, अब मेरे पास सारे पैसे हैं। अब तो 600 रुपये उसके पास थे, लेकिन फिर सोचता है वो, लेकिन अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, उसका सामान नहीं ला पाऊँगा, लिखना पढ़ना नहीं सीख पाऊँगा। अब उसको अपने किए पे पछतावा एग्जैक्टली नहीं हो रहा, अब उसको अपने किए के बारे में उसका नफ़ा नुकसान सोच रहा है कि अब मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अब मैं पढ़ना नहीं सीख पाऊँगा। आदमी कोई भी काम करने से पहले ये सोचे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ये सोचता ज़रूर है। या तो करने से पहले सोचे तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन ये करने के बाद सोच रहा है। ठीक है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। कह रहा है चोरी की उत्तेजना में पढ़ने लिखने के बारे में सोचना तो वो भूल ही गया था। होल sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। कह रहा है एक बार वो पूरे वाक्य लिखना सीख जाए तो कुछ 100 रुपयों से बहुत ज़्यादा कमा सकता है वो पढ़ाई को बहुत वैल्यू करता था। ये एक बात इस आदमी में बहुत अच्छी थी, जिसने अपना नाम नैरेटर में, कि वो पढ़ाई की कीमत जानता था। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught, but to be a really big man, a clever and respected man, was something else। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write। कह रहा है अब इसके मन में इसका विचार डोलने लगा। अब नफ़ा नुकसान देख रहा था ना, अब उसको लगा चोरी करने में तो नुकसान है, क्योंकि इससे तो कई 100 रुपये ज़्यादा कमा सकता है अगर वो पढ़ना सीख जाए तो कह रहा है कि अब मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, भले ही सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन अनिल के पास मुझे वापस जाना होगा। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। तो वो तुरंत हरीड बैक मतलब जल्दीबाजी में वहाँ गया अनिल के रूम में, और कह रहा है कि कोई चीज़ चुराने से ज़्यादा मुश्किल है उसको वापस बिना पकड़े गए रखना। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight। तो मूनलाइट तो थी जब चोरी करने गया था तो, लेकिन अब क्लाउडी भी था, रेन हो रही थी ना, तो बोलो क्लाउडेड मूनलाइट में रूम में जाके वो अब सामने खड़ा हो गया था। अनिल सो ही रहा होगा। तो अब देख रहे हैं ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी उसके क्या है, डोरवे से होकर गया, क्लाउडेड मूनलाइट में रूम में जाके अब ये खड़ा हो गया है। अब देखें आगे लिखता है, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड
एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। तो धीरे धीरे सरक के, क्रेप्ट मतलब सरकते हुए सर की तरफ गया। मैट्रेस के नीचे रखा होगा उसने, तो जहाँ अनिल सोया था उसके सर की तरफ जाके वो सरकता हुआ गया और अपना हाथ नोट्स के साथ आगे बढ़ाया उसने। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। हाथ जो बढ़ा रहा था, जिसमें पैसे लेके तभी अंदर घुसा रहा था, उसको वापस स्लाइड करके अंदर ही घुसाएगा। तो उसने अनिल की गर्म सांसें अपने हाथ पे महसूस की। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तो कुछ 1 मिनट के लिए वो वहाँ पे रुक गया। जब उसकी सांसें उसके हाथ पे लगी अनिल की, तो आदमी इंतज़ार करने में वो रुक गया। डर जाता है आदमी, भय लग जाता है, लेकिन फिर उसने हाथ सरका के नोट अंदर रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड दी टी। तो अगली सुबह वो और लेट से उठा। इतनी रात भर एक तो जगह भी था और उसको वैसे कायदे से भी चोरी वोरी करके पैसे वापस रखे थे, तो देर से ही उठना चाहिए था। और वैसे भी वो रात भर जगह था, भाग दौड़ के प्लेटफॉर्म गया था, बाजार में था, मैदान में था। तो उसने जब सुबह उठा, देर से उठा, तो उसने देखा अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी है उसके लिए। हैड ऑलरेडी मेड टी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ बढ़ाया अनिल ने इसकी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट फंसा हुआ था। किसके? अनिल के। माई हर्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो अब ये डर गया हरी सिंह, या नैरेटर जिसको आप कह सकते हैं, ये डर गया कि उसको लगा कि अब तो इसकी चोरी पकड़ ली गई है, इसको ये बात पता चल चुकी है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अनिल ने तभी क्या जवाब दिया? मैंने कल कुछ पैसे बनाए हैं। आई मेड सम मनी येस्टरडे। उसने उसकी बुक पब्लिशर को उसने अपनी बेच दी थी ना, तो उसने बताया कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, अब तुम्हें लगातार हमेशा नियमित रूप से पैसे मिलेंगे, आपका भुगतान होगा, यानी तनख्वाह मिलेगी। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। नहीं, माई स्पिरिट्स रोज। तो उसके जान में जाना, स्पिरिट्स मतलब उसकी आत्मा को शांति मिली, उसको भय से मुक्ति मिली। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब उसने 50 रुपये का नोट लिया तो उसको पता चल गया कि ये नोट भीगा हुआ है, पिछली रात में बारिश हुई थी, भीग गए थे। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। अनिल ने कहा कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। तो अब ये हरी सिंह या नैरेटर कह रहा है, अनिल को पता था, वो बात पता थी। कौन सी बात? जो दोनों ही नहीं कह रहे हैं कि चोरी इसने की थी, लेकिन ना उसकी होठों ने कुछ कहा, ना उसकी आंखों ने कुछ बताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और फिर उसने मुस्कुरा के अनिल की तरफ देखा बड़े प्यार से। अपीलिंग वे यानी उसके कॉन्फिडेंस में लेना चाहता था वापस से उसको। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये सच्ची मुस्कुराहट थी, दिल से अब उसकी कदर कर रहा था, इज्जत कर रहा था, और इस मुस्कुराहट में लाने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। विदाउट एनी एफर्ट। ये वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको देख लीजिएगा, ग्लॉसरी में दिए हैं। कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शंस टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। तो हरी सिंह एजुकेशन यानी विद्या ग्रहण के बारे में क्या सोचता था? बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसके आधार पे आप आंसर बना के लिख सकते हैं। हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है इसको। Why does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employers? तो अनिल ने इसको पुलिस को क्यों नहीं दिया? चोरी तो इसने की थी, उसको पता भी चल चुका था। ये तो बात तो हरी सिंह भी कह रहा है। तो क्यों नहीं उसको पुलिस को दिया? क्या आपको लगता है अनिल सिंह जैसे दूसरे लोग होते हैं? क्यों नहीं दिया होगा अनिल को? अनिल ने पुलिस को क्यों नहीं दिया इस चोर को? क्योंकि वो उसको सुधारना चाहता था, वो उसमें अच्छाई देख रहा था, उसको पढ़ा लिखा के एक बेहतर इंसान बनाना चाहता था। क्या ऐसे लोग होते हैं समाज में? हाँ, मेरे हिसाब से होते हैं। आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके अपने वाले लॉजिक लगा के इसको लिख सकते हैं। हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? फिक्शन का मतलब होता है कल्पना।
तो क्या आपको लगता है अनिल और हरि सिंह जैसे लोग कल्पना में ही मिलते हैं, यस वास्तविकता में भी होते हैं? अगर इफ़ आई हैव टू राइट दिस आंसर आई वुड से यस, people like Anil Singh and Hari Singh live in reality. They are not only in fiction but they exist around us. ठीक है, आप एग्जाम्पल अगर इसमें देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे अगल बगल लोग, हमारे समाज में लोग एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत होती है। लोग नौकरी करते हैं एक दूसरे के यहाँ, काम करने वाले लोग दुकानों पे रखे जाते हैं, घरों में रखे जाते हैं, ज़रूरतमंद होती है, मौके पे, त्योहारों पे, शादियों में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। डू यू थिंक इट a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does this explain his behavior in any way? तो अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है, वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, कभी पैसा आता है कभी नहीं आता है, इसका मतलब स्ट्रगलिंग राइटर है। एक लेखक है लेकिन अभी वो लड़ रहा है ऊपर बढ़ने के लिए, अभी एक फेमस राइटर नहीं हुआ है। तो क्या इससे कहानी में कोई फ़र्क पड़ता है? अगर वो फेमस होता तो कोई फ़र्क पड़ता? बिल्कुल पड़ता, क्योंकि स्ट्रगलिंग राइटर है तो वो पैसों की महत्ता, इम्पोर्टेंस को समझता होगा। अब ऐसी हमारी थिंकिंग है, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर बुक में नहीं दिया है, इस लेसन में नहीं है, लेकिन ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल स्ट्रगलिंग राइटर होने से आप पैसे की इम्पोर्टेंस समझते हैं, आप समझते हैं कि कभी कभी आदमी गलती कर सकता है पैसे की ज़रूरत में। तो ये कारण रहा होगा कि अनिल ने हरि सिंह को माफ़ भी कर दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरि सिंह? कैन यू थिंक एंड इमेजिन दी सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ? तो क्या आप हरि सिंह जैसे किसी से मिले हैं? अगर हाँ तो उसके बारे में बताइए, अगर नहीं तो भी क्या आप सोच सकते हैं कि 15 साल का लड़का किन परिस्थितियों में पड़ के चोर बन सकता है? तो ऑफकोर्स पैसे की कमी की वजह से, दूसरे भी कई कारण हो सकते हैं, आदतों की वजह से, गलत आदतों की वजह से। पैसों की एक तो ज़रूरत होती है बेसिक, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, एक ज़रूरत होती है अपने शौक़ पूरे करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें किसी को भी चोर बनाने पे मजबूर कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ है, वेयर इज़ द स्टोरी सेट? यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द persons and places mentioned. Which language or languages are spoken in these places? Do you think the characters in the story spoke to each other in English? क्या आपको लगता है कि दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे? लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने वाले थे 10:30 बजे, एक चोर था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो आपको लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने वाले हैं तो इंडिया की स्टोरी है और लखनऊ की ही स्टोरी होगी, वहीं से लखनऊ एक्सप्रेस हो के जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, और वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है। दूसरा, एजुकेटेड भी नहीं थे, अभी नाम लिखना भी नहीं आ रहा था, और ये इंडिया में सेट है तो यहाँ की मेन भाषा हिंदी है। ये सारी चीज़ें आप इस लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके रस्किन बॉन्ड के कुछ और किताबें हैं, वांका बाई एंटन चेखोव, ये आप बुक्स आपके लिए सजेस्टेड हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये लेसन 2 हमने ख़त्म कर दिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम लेसन 3 में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।